अरुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? हर्ष, कार्तिक, जय फोटोग्राफी, हर्ष स्टडी मोटिवेशन, समीक्षा, प्रशांत, श्रवण कुमार, उसके बाद में सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन के साथ जुड़ेंगे और मुझे ये बताएंगे कि आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। राजपूत, रहमान, नेहा, संदीप, रश्मान, प्रशांत, राजनंदिनी, करिश्मा, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ते काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद तो देखो यही रहती है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपका रिवीजन भी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। सो जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आएंगे, सेशन के साथ जुड़ते चले जाएंगे और सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देंगे। और फिर मैं स्टार्ट करूंगी आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगी तो पहला क्वेश्चन आपका वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे कल हमने अपनी क्लास को ब्रेक किया था। मैंने कल लास्ट में आपको लोकसभा बताया था और लोकसभा के बाद आपका अगला क्वेश्चन जो था उससे मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ। और आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बुलेट सीरीज का जो आपके प्रैक्टिस सेट चलाए गए हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए, उसको टारगेट करके उसमें टाइमिंग बता देती हूँ। बेटा, बायोलॉजी की क्लास होगी आपकी 11 बजे, मैथ्स की क्लास आपकी 1 बजे, रीजनिंग की क्लास शाम को 4 बजे, केमिस्ट्री की क्लास शाम को 6 बजे और अभी मेरी क्लास आपकी चल रही है शाम को 7 बजे जीके जीएस के लिए। करंट अफेयर्स की क्लास आपकी 8:30 बजे और प्यारे बच्चे फिजिक्स की क्लास आपकी 9:45 पर शुरू होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कोई बर्थडे नहीं है मेरा, बच्चे ऐसे ही बोलते रहते हैं, बच्चों की बात पे ध्यान मत दो। ये कभी भी किसी का भी बर्थडे मना सकते हैं, कभी भी किसी को भी पैदा कर देते हैं, ठीक है? कभी भी किसी का भी बर्थडे मनाने लगते हैं, उसकी बर्थ डेट कुछ भी ये बना सकते हैं, तो इनकी बातों पे ध्यान मत दो, ये सब यही करते हैं, ठीक है? मेरा कोई बर्थडे नहीं है आज, हाँ पढ़ाई पे फोकस करो। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो 2025 में मिनी मॉक टेस्ट चलाए जा रहे हैं, मैथ्स का होगा वेडनेसडे और आपका सैटरडे, रीजनिंग थर्सडे मंडे और जीएस का फ्राइडे ट्यूसडे। प्यारे बच्चे 9 बजे से ये आपके शुरू होंगे। या तो जाने दो या जान लगा दो, ये अंकित भाटी सर कहते हैं कि या तो फिर जाने दो या फिर जान लगा दो पूरी तरीके से, ठीक है? उसके बाद में प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो एनटीपीसी मॉक टेस्ट के लिए आपको रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो यहाँ पे एक फ्री वीकली टेस्ट का आपको ऑप्शन दिखेगा जिसके अंदर आपका आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट यहाँ पे दिख जाएंगे और फिर आप अपने मॉक टेस्ट को यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है? अब मैं अगर आपसे बात करती हूँ तो प्यारे बच्चे आपका पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगाने जा रही हूँ। यहाँ पे लिखा है क्लीमेंट एटली, ठीक है बेटा? आपको लिखना है क्लीमेंट एटली, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे। तो क्लीमेंट एटली जो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, वो उससे पहले भी इंडिया में आते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि मतलब आपको बताना है किस कमीशन में आते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने आंसर तो बिल्कुल सही कर दिया है कि मैम यहाँ पे साइमन कमीशन के सदस्य बनकर वो आते हैं। और बेटा एक चीज जरूर ध्यान रखना कि आपके ये जितने बाकी ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको पढ़ने हैं। आपको ये सारे कमीशन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बोलूं तो ये कमीशन जो आपके दे रखे हैं, जिसमें साइमन कमीशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और जो हमारा आंसर है साइमन कमीशन, अगर हम बात करते हैं तो बच्चे इसका गठन हुआ था 1927 में। ये फॉर्म्ड कब हो गया था? 1927 में फॉर्म्ड हो गया था बेटा। और अगर मैं बात करूं तो ये कमीशन भारत कब आया था और भारत में कहां पर आया था? तो भारत में बेटा बम्बई। उस टाइम आप बम्बई कहते थे और आज के समय पे आप इसी को मुंबई कहते हो। और यहाँ पे ये आया था 3 फरवरी 1928 को। और बेटा जी इस कमीशन के जो आपके सदस्य थे उसका नाम, सॉरी आपके जो सदस्य थे बताइए उनकी संख्या कितनी थी, और कुल सदस्य की संख्या आपको बतानी है। और इस कमीशन का जो अध्यक्ष था उसका नाम था जॉन साइमन। अध्यक्ष का नाम था बेटा जी जॉन साइमन। और ये जो जॉन साइमन था, अगर मैं इसकी बात करती हूँ
तो जॉन साइमन जो है वो एक अंग्रेज था और इसी के नाम पर इसका आपका नाम क्या पड़ा था, साइमन कमीशन। बिल्कुल सही है मैम, इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य यानी कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। हमारा आंसर 7 है। और बेटा इस कमीशन को क्या कहा गया था, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। बेटा एक चीज सुन लीजिए, मुझे इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपको मैं बता देती हूँ। ये जो फिजिक्स है, ये जो 9:45 यहाँ पर लिखा है, ये अब 9:45 पर नहीं होती है, बल्कि ये सुबह 8 बजे होने लगी है, सुबह 8 बजे। प्लीज आप इसको नोट कर लेना अपने शेड्यूल में, ठीक है। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। जी हाँ, सुबह 8 बजे जी टाइम चेंज हुआ है, बस इसी का टाइम चेंज हुआ है। तो यहाँ पे 9:45 नहीं होगी, फिजिक्स की क्लास धर्मेंद्र सर की आपकी सुबह 8 बजे होगी। जिसको पता था बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था बेटा उसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी आपके साइमन कमीशन के बारे में। तो जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था। बच्चे इसको हमने क्या कहा, इसको कहा जाता है व्हाइट कमीशन, इसको कहा जाता है श्वेत आयोग। और बेटा श्वेत आयोग का कारण इसको क्या था कहने का, तो आप कहोगे कि मैम ये जो साइमन कमीशन आया था इसमें जितने सदस्य थे ना, ये सारे के सारे सदस्य जो हैं अंग्रेज थे, सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे और इसीलिए इसे कहा गया व्हाइट कमीशन। और क्योंकि इसमें सारे अंग्रेज सदस्य थे, इसी के कारण भारतीयों ने इसे क्या बोला था, इसी के कारण भारतीयों ने इसको बोला था गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ का स्लोगन इसके लिए यूज किया गया था। और बेटा जी क्यों किया गया था, तो आप कहोगे क्योंकि मैम इसमें सारे अंग्रेज सदस्य थे, किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था और यही कारण था इसके विरोध का। मैम ये कमीशन करने क्या आया था, तो बेटा आपका एक अधिनियम आया था 1919 का अधिनियम, और इस अधिनियम में कहा गया था कि इस अधिनियम के द्वारा जो सुधार किए जाएंगे, जो रिफॉर्म्स होंगे, वो रिफॉर्म्स आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, इस चीज की समीक्षा करने के लिए, इस चीज के रिव्यू के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। लेकिन ये कमीशन बनाने की बात की गई थी 10 साल बाद, यानी कमीशन कब बनाया जाना था, तो मैम 1929 में बनना था, लेकिन ये क्या हो गया, ये कमीशन बन गया आपका 1927 में। क्यों बना, क्योंकि बेटा इस एक्ट में एक प्रावधान था प्रांतों में द्वैध शासन, यानी कि डायरकी रूल इन प्रोविंस, प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ था, डायरकी रूल इन प्रोविंस हुआ था और ये बेटा जी प्रांतों में पूरी तरीके से विफल हो गया था, फेल हो गया था। और यही कारण था कि साइमन कमीशन को टाइम से पहले 1927 में ही गठित करना पड़ा था। तो 1919 का अधिनियम, जिसे आप क्या कहते हो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हो। तो भारतीयों का कहना था कि सुधार देखने आ रहे हो भारत में और उसमें एक भी भारतीय सदस्य तुमने शामिल नहीं किया, हमें तुम्हारे किसी कमीशन की जरूरत नहीं है, साइमन कमीशन वापस जाओ। और जब इस तरीके के स्लोगन यूज हो रहे थे तो बेटा इसी कमीशन का, ये जो कमीशन भारत में आया है, इसी कमीशन का विरोध पंजाब में बताइए किसने किया। इस कमीशन का विरोध आपको बताना है पंजाब में किसने किया था, जिन्हें आप पंजाब केसरी भी कहते हैं बेटा जी, बताइए जल्दी से उनका नाम। तो आप कहोगे कि मैम इसका विरोध करने वाले थे पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय जी, और लाला लाजपत राय जी ने जब इसका विरोध किया तो बेटा जी लाला लाजपत राय जी पे क्या बरसाई गई,
इन पे किया गया लाठी चार्ज, और जब लाठी चार्ज हुआ तो उसमें ये घायल हो गए, और घायल हुए बेटा तो 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई घायल होने के कारण बेटा जी। और आपको बता दूं कि इनकी जो मृत्यु हुई, इस मृत्यु का बदला लिया गया, और बदला किसने लिया था? तो बदला लिया गया था सैंडर्स की हत्या करके, सैंडर्स की हत्या। और ये जो सैंडर्स की हत्या हुई है बेटा, इसी को कहते हैं लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। और बेटा आपको बता दूं कि ये जो लाहौर षड्यंत्र केस है, ये कब हुआ था? सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? 17 दिसंबर 1928 को इसकी हत्या कर दी थी। किसने की थी बेटा जी? तो आप कहोगे कि मैम भगत सिंह जी थे, यहां पर भगत सिंह जी थे, इनके साथ में सुखदेव जी और राजगुरु जी, और इनका साथ देने के लिए प्यारे बच्चे चंद्रशेखर आजाद जी भी थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करती हूं तो लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को बताइए कब दी गई थी फांसी? इनको फांसी की सजा इस केस में दे दी गई थी, मुझे आप बताएंगे कब दी गई थी? आप मुझे बताएंगे बेटा जी कब दी गई थी? साफ नहीं दिख रहा, एक मिनट, आप मुझे बताएंगे कि कब दी गई थी। अभी दिखने लगेगा बेटा, आप मुझे बताएंगे कि कब दी गई थी। बहुत बढ़िया मैम, 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी। और ये किस केस में? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। तो एक क्वेश्चन को जब पढ़ने बैठो ना तो उसको पूरा निचोड़ लो। अब इस क्वेश्चन को और कैसे निचोड़ सकते हो? तो बेटा बेबेल प्लान क्या था पता होना चाहिए, क्रिप्स मिशन क्यों आया था, क्या था, कौन अध्यक्ष था, ये सारी चीजें। सेम कैबिनेट मिशन किसने भेजा था, क्यों भेजा था, क्या उद्देश्य थे, सब आपको पता होना चाहिए। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप बाकी क्या करोगे? खुद से तैयार करोगे। आपका होमवर्क साथ के साथ मैं आपको बताती चली जा रही हूं। अगला प्रश्न देखो, युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीति प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा डैश को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और बेटा जी जो मतदाता दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को बेटा, एक मिनट में चेक करती हूं, रुको, देखती हूं मेरी तरफ से प्रॉब्लम है क्या, एक मिनट। बेटा इधर से सही है, सही दिख रहा है यहां पर, बेटा यहां पर सही दिख रहा है, यहां पर सही दिख रहा है बेटा, साफ दिख रहा है, सही है। अब ओके है? अच्छा अभी ओके हुआ है, चलो अभी ओके है ना, चलो तो फिर अभी पढ़ लो, ठीक है। तो 25 जनवरी को क्या सेलिब्रेट होता है मैम? वोटर्स डे सेलिब्रेट होता है। अब यहीं से ये डे वगैरह की लिस्टिंग मैं आपको कई कई बार दे चुकी हूं। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर मुझे ये बताइए कि आपका जो ये मतदाता दिवस है, मुझे बताइए कि मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? मतदान का अधिकार बताइए बेटा कैसा अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन है कि मतदान कौन कर सकता है, मतलब ये किस आर्टिकल में कहा गया है कि 18 वर्ष या इससे अधिक, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो भी भारतीय लोग हैं, इससे अधिक आयु जिसकी भी इससे अधिक एज है और जो भी आपके भारतीय हैं वो सब मतदान कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? अगर वो भारतीय नागरिक हैं और उनकी आयु 18 या 18 वर्ष से ज्यादा है तो वो क्या कर सकते हैं? मतदान। बहुत बढ़िया। यहां पे आपने क्या बोला, जल्दी से बताओ मुझे। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। बहुत बढ़िया मैम, ये एक राजनीतिक अधिकार है, बहुत सही। और आपका 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग जो कि भारतीय है, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि एज, मैंने एज तो पूछी नहीं, मैंने आर्टिकल पूछा। तो कुछ बच्चों ने लिखा है आर्टिकल 326 में मैम ये बात कही गई है।
और बेटा 18 वर्ष उम्र किस संशोधन के द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या किया गया है? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के द्वारा मैम यहां पर एक काम किया गया और बड़ा शानदार काम किया गया है कि यहां पर मतदान की आयु को घटा दिया गया है। और पहले कितनी थी? 21 साल थी, तो कितनी कर दी गई संशोधन के द्वारा? मैम इस संशोधन के द्वारा की गई 21 से घटाकर 18। तो वर्तमान में कितनी है बेटा? तो आप कहोगे 18 है। अब मतदान की बात आई है, तो मतदान किस में होता है? निर्वाचन में। तो बेटा जी 25 जनवरी 1950 को आपका किसकी स्थापना हुई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना। भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी क्या हुई थी? इस दिन स्थापना हुई थी। और बेटा ये जो निर्वाचन आयोग है, इसी का काम है निर्वाचनों का संचालन, यानी कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। बेटा जी ये इसी का काम है। और आपका निर्वाचन आयोग आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट बताओ जल्दी से किस भाग में है? और आर्टिकल मैं बताती हूं, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक बेटा इसके बारे में प्रावधान है। और ये किस किस के इलेक्शन कराता है? बहुत बढ़िया मैम, भाग 15 में है। बेटा किस किस के इलेक्शन करवाता है? तो मैम ये लोकसभा का इलेक्शन करवाता है, ये राज्यसभा का इलेक्शन करवाता है, ये राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाता है, ये उपराष्ट्रपति का इलेक्शन करवाता है, यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शंस को ये कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा मैम ये विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन करवाता है। इसके अलावा मैम ये विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन करवाता है। तो इन सब का इलेक्शन बेटा जी ये कंडक्ट करवाता है। तो आप कहोगे इन सब का इलेक्शन कराना किसका काम है? तो मैम इन सब का इलेक्शन कराना निर्वाचन आयोग का ही काम है। ठीक है। और पहले निर्वाचन आयुक्त बिल्कुल सही है, सुकुमार सेन थे। और बेटा आपकी जो पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी वो थी आपकी वीएस रमा देवी। ठीक है, वीएस रमा देवी थी। और अगला क्वेश्चन देखो यहां पे क्या लिखा है? पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? बताइए जल्दी से। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? बच्चा कह रहा है कि मैम उसका नाम है अमृतसर। और बेटा अमृतसर कहां पर पड़ता है? पंजाब के अंदर। और यहीं पर क्या बनाया गया है? आपका गुरुद्वारा बेटा यहां पर है, जिसका नाम है हरमिंदर साहब। हरमिंदर साहब इसको कहते हैं। और ये अमृतसर शहर में जलाशय के अंदर आपका ये देखने के लिए मिलता है। और इसी को आप कहते हैं गोल्डन टेम्पल, जो कि इसी के अंदर आपका पड़ता है। और बेटा मुझे बता दो हरमिंदर साहब का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? और यही अमृतसर है बेटा जहां पर वैशाखी के दिन, क्या हुआ था मैम? जहां पर वैशाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसवा दी थी। और ये हरमिंदर साहब किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव जी ने। गुरु अर्जुन देव जी ने इसका निर्माण करवाया था। और मैम जो गुरु अर्जुन देव जी थे वो सिखों के 5वें गुरु थे। और मैम इनको किसने मरवाया? तो इनको मरवाया था बेटा, जल्दी से बता दो, आप बताओगे किसने मरवाया था? इनको मुगल शासक ने मरवाया था, लेकिन किसने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, जहांगीर ने। क्यों मरवाया था जहांगीर ने? तो क्योंकि इन्होंने क्या किया था? गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। राजकुमार खुसरो की सहायता। और खुसरो कौन था? जहांगीर का बेटा। और इसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था राजा बनने के लिए। इसीलिए जहांगीर जब इसको यहां पर इसके पीछे पड़ा था इसको मारने के लिए, तो अर्जुन देव जी ने इसको क्या कर दिया था? हेल्प कर दी थी। इस वजह से जहांगीर ने इनको मरवा दिया था। और बेटा अगर मैं बात करती हूं
तो आपका अमृतसर पंजाब में आपने किसकी बात की, गुरु अर्जुन देव जी की बात की। तो बेटा जी आपको ध्यान रखना है कि गुरु अर्जुन देव किस धर्म से संबंधित थे, सिख धर्म से। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप जल्दी से बता दो कौन थे। और सिखों के टोटल कितने गुरु थे ये भी आप मुझे बता दो। सिखों के टोटल कितने गुरु थे बेटा, ये भी आप मुझे बता दो जल्दी से। ठीक है बेटा, यहां से अभी सब कुछ ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। यहां से दिक्कत होती तो मैं तुरंत बोल देती। और बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो कितने गुरु थे, संस्थापक थे मैम गुरु नानक देव जी। और गुरु नानक देव जी के ही फॉलोवर्स क्या कहलाए थे मैम, इनके फॉलोवर्स ही सिख कहलाए थे। और मैम सिखों के टोटल 10 गुरु थे, जिनमें से 10वें आपके अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। कौन थे बेटा जी, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन को चाहें तो कितनी तरीके से भी आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, निम्न मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष बेटा बता दो जल्दी से किससे संबंधित है और इसमें किस किस पर फोकस किया गया है, ये मैं आपको बता दूंगी। जल्दी बताइए जल्दी से। और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो भाई एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। आंसर आ रहा है मेरे पास कि मैम चाइल्ड वैक्सीनेशन से संबंधित है। बिल्कुल चाइल्ड वैक्सीनेशन से इसका संबंध है। और इसमें इसका लक्ष्य है कि आपके जो 2 साल तक के बच्चे हैं, 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन करना। ठीक है, इन बच्चों का क्या करना, वैक्सीनेशन करना। और जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको भी इसमें फोकस में रखा गया है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो बच्चे होते हैं इनको वैक्सीनेशन को सुनिश्चित करना इनका क्या है, इसका लक्ष्य रखा गया था। आपको ध्यान रखना है मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य। बिल्कुल सही है बेटा कि मैम इसकी जो शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है बेटा, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 25 दिसंबर 2014 से। 25 दिसंबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और आपको बता दूं कि यहां पे पूरा का पूरा क्या है, तो आप कहोगे कि पूरा का पूरा इसका पूरा टारगेट है वैक्सीनेशन, जिसमें 2 साल के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को फोकस किया गया है। और ये 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुई थी। किसने शुरू की होगी, तो बेटा जी परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। परिवार कल्याण मंत्रालय। बेटा मैं यहां से चेक कर रही हूं तो यहां से सब कुछ ठीक है। एक बार आप रिफ्रेश कर लो वीडियो को। यहां से तो मुझे क्लियर दिख रहा है बेटा, एकदम क्लियर है। यहां से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लियर दिख रहा है। आप लोगों के कहने पे एक बार रिफ्रेश कर देती हूं मैं। लो भाई एक और बार रिफ्रेश कर दिया, बल्कि यहां से कोई दिक्कत नहीं थी। देखो यहां पर क्लास ओके है मैम, ऑल क्लियर ऑल। बेटा एक बार जिसका हो रहा है ना ब्लर, एक बार वो बैक करके स्टार्ट कर लो क्लास को। यहां से क्लियर है बेटा। एक बार जो दिक्कत हुई थी उस टाइम मैंने रिफ्रेश कर दी थी वीडियो, अब फिर यहां पे रिफ्रेश कर दी आपके कहने से बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, मेरी तरफ से दिक्कत होती फिर सब करने लगते कमेंट, लेकिन सब नहीं कर रहे हैं, 1-2 बच्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे आइए बेटा। अगला क्वेश्चन, 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। यहां पे बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया, यहां पे आंसर आ रहा है कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी गल्फ ऑफ कच्छ। बेटा गल्फ ऑफ कच्छ से ही आप समझ गए होंगे कि ये कहां पर है। तो बेटा जी ये गुजरात के जामनगर जिले में है, गुजरात के जामनगर जिले में। ठीक है, गुजरात के जामनगर जिले में आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, तो मैम कच्छ की खाड़ी यहां पर देखने के लिए मिलेगी। और बेटा जी आपको मैं बता दूं गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी तट पर, कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी तट पर, दक्षिणी तट पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, मरीन नेशनल पार्क यहां पे देखने के लिए मिलेगा।
मरीन नेशनल पार्क यानी कि मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जिसे आप कहते हैं समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको देखने के लिए यहां पर मिल जाएगा। और यह भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है ये, लिख लीजिएगा, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है बच्चे। राष्ट्रीय उद्यान मतलब पहला समुद्री पार्क, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल पार्क। तो बेटा आपका यही क्या किया गया था, 1982 में इसी को समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं कि आपके और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो देखो मैंने उसकी एक लिस्टिंग आपको यहाँ पे, एक मिनट, इसमें लिस्टिंग है नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में ऐड करवा दूंगी। तो इंपॉर्टेंट जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है वो मैं आपको सारे दे दूंगी, ठीक है, वो मैं आपको सारे दे दूंगी। इसमें लिस्टिंग में रह गया है गलती से, कोई दिक्कत नहीं है, कल की लिस्टिंग में ऐड करा दूंगी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया है कि मैम यहां पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा, ये तो डिजिटल का हमारा उद्देश्य नहीं है। बाकी ब्रॉडबैंड हाईवेज, भारत के बेहतरीकरण के लिए ई गवर्नेंस, मोबाइल सेवाओं की वैश्विक पहुंच, ये सब यहां पर है। और बेटा अगर मैं बात करती हूं तो आप मुझे बताओ कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करके बताओ। उसके बाद प्यारे बच्चे इसके क्या हैं, 3 प्रमुख घटक हैं, इस प्रोग्राम के 3 प्रमुख घटक हैं, और वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगी, आप केवल बताओ शुरुआत। बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने लिखा है कि मैम शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को, कब हुई थी, 1 जुलाई 2015 को। 3 प्रमुख घटक हैं इसके, पहला लिखिएगा डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, निर्माण करना, ठीक। आगे आइए अगला देखते हैं, अगला इसका घटक लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना। और बेटा जी लास्ट लिखिएगा, लास्ट है इसका डिजिटल साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल रूप से साक्षर बनाना भारत को। और बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपको ध्यान रखना है, डिजिटल इंडिया जो है, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल इंडिया में हम क्या करना चाहते हैं, भारत सरकार, ये डिजिटल इंडिया पहले लिखिएगा, यह भारत सरकार की एक पहल है, भारत सरकार की एक पहल है, की एक पहल है, जिसके अंतर्गत, एक पहल है जिसके अंतर्गत सरकारी विभागों को, जिसके अंतर्गत सरकारी विभागों यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सरकारी विभागों, जिसके अंतर्गत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है, देश की जनता से जोड़ना है, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं, मैंने आपको इसके घटक बता दिए, शुरुआत बता दिया, उद्देश्य बता दिया, और ये किसकी पहल है ये भी आपको बता दिया है। बेटा यकीन मानिए यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इधर से प्रॉब्लम होती है तो मैं एक्सेप्ट करती हूं उस प्रॉब्लम को,
यहां से सब कुछ साफ दिख रहा है, यहां से दिक्कत नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूं, जिसको दिक्कत है एक बार अपनी तरफ से देखो। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में केंद्र विश्वविद्यालय बना था। तो यहाँ पे बाकी बच्चे जो आंसर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, अगर इधर से दिक्कत होती तो कोई आंसर नहीं कर पाता। बच्चे आप मेरी भी बात पे यकीन करो, ठीक है। आंसर आ रहा है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी, बिल्कुल सही है। इनको क्या कहा जाता है बेटा, गुरुदेव कहा जाता है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करती हूँ विश्व भारती की स्थापना, तो इनके द्वारा की गई थी। और बेटा जब हम बात करते हैं तो इनके द्वारा स्थापना कब की गई थी, दिसंबर 1921 में, दिसंबर 1921 में की गई थी। और बेटा जी आपको मैं बता दूं कि बाद में, देखो बाद में ये क्या बना, बाद में ये आपका, बाद में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, विश्वविद्यालय का दर्जा, यानी एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस इसको दे दिया गया आपके। और ये जब भारत आजाद हुआ था उस समय पर ये क्या था, तो बेटा जी उस समय पर आप कह सकते हो कि मैम उस समय पर ये एक कॉलेज था। जब भारत आजाद हुआ और भारत आजाद होने के बाद में इसे क्या दिया गया, विश्वविद्यालय का केंद्रीय, मतलब कैसा विश्वविद्यालय, तो बेटा केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसे मैं पूरा लिख देती हूं, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। और ये दर्जा कौन देता है, ये स्टेटस कौन देता है, तो भैया संसद देती है। तो लिखिएगा दर्जा दिया गया वर्ष 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, एक अधिनियम द्वारा। अब बेटा मैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बताऊंगी। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जब हम बात करते हैं तो इन्हें गुरुदेव कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। आप मुझे बताएंगे कि इन्होंने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसके विरोध में क्या किया था, हत्याकांड के विरोध में इन्होंने क्या किया था, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। इन्होंने बेटा क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है जन गण मन, मतलब हमारा नेशनल एंथम। इन्होंने लिखा है आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। और ये भी बताना कि ये किसका राष्ट्रगान है, ये अमार सोनार बांग्ला किसका नेशनल एंथम है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने पर ही क्या मनाया गया था, राखी दिवस इनके कहने पर मनाया गया था। कब, जब बंगाल विभाजन लागू हुआ था, जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने पर ही क्या किया गया था, राखी दिवस मनाया गया था। कब लागू हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था। और आपने बोला कि इन्होंने क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में मैम इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, नाइटहुड की उपाधि वापस, नाइटहुड की क्या की थी, उपाधि वापस कर दी थी। और बेटा अगर मैं बात करती हूं तो जनगण मन इन्होंने लिखा है, इसके लेखक यही हैं। आमार सोनार बांग्ला में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो इन्हें क्या मिला था, 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार। बताइए कौन सा नोबेल मिला था, शांति का, साहित्य का, अर्थशास्त्र का। और इनकी बुक गीतांजलि के लिए बेटा इनको दिया गया था, गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था, जो कि इनकी बुक थी। तो बताओ मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है मैम, जो बच्चे कह रहे हैं शांति का, बेटा कल ही डिस्कस किया है, उसके बाद भी आंसर मुझे बता रहे, सॉरी साहित्य का कल ही डिस्कस किया है, फिर भी कुछ बच्चे लिख रहे हैं शांति का। तो बेटा साहित्य का दिया गया था, शांति का मदर टेरेसा को दिया गया था, ठीक है, शांति का मदर टेरेसा जी को दिया गया था, इन्हें साहित्य का दिया गया था। उसके बाद में प्यारे बच्चों इन्होंने क्या बोला है, एकला चलो वाला जो गीत है वो भी इन्हीं के द्वारा गाया गया है, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने वंदे मातरम जो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, उसको गाने वाले भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही थे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर क्या है, पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए
प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैं कई बार इस क्लास के अंदर करवा चुकी हूं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आ रहा है कि मैम 22 जुलाई। अब तुम्हारी होनी चाहिए बहुत तेजी से पिटाई। 22 अप्रैल बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 22 अप्रैल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जिसने 22 जुलाई किया है बिल्कुल गलत किया है। अब बेटा जी देखिएगा, 7 अप्रैल को क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब क्योंकि तुम्हारा भी दिमाग चलना चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करती हूं, उसके लिए मैं लिखती हूं अब दिवस आपको बताना है। बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस कब होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस अभी डिस्कस किया है, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। आपको बताना है अंबेडकर जयंती कब सेलिब्रेट होती है। ठीक है, अंबेडकर जयंती कब सेलिब्रेट होती है। आपको बताना है बेटा एक और कि विश्व विरासत दिवस कब सेलिब्रेट होता है। विश्व विरासत कब सेलिब्रेट होता है। सिविल सेवा दिवस कब सेलिब्रेट होता है। सिविल सेवा। पंचायती दिवस कब सेलिब्रेट होता है। पंचायती दिवस ये कब सेलिब्रेट होता है। और बेटा एक आपको बताना है कि आपका विश्व मलेरिया दिवस कब सेलिब्रेट होता है। विश्व मलेरिया दिवस कब सेलिब्रेट होता है। तो आप लोगों ने आंसर करा होगा, जैसे जलियांवाला बाग होता है मैम 13 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है, क्योंकि इस दिन को हम शोक, एक तरीके से शोक दिवस है हमारे लिए, क्योंकि भाई इस टाइम पे हमारे देश के बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, वो भी निहत्थे लोगों की। उसके बाद में बेटा अंबेडकर जयंती की जब हम बात करते हैं तो 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। फिर विश्व विरासत दिवस की जब बात की जाती है तो ये कब होता है आपका 18 अप्रैल को। और बेटा जी सिविल सेवा कब होता है तो मैम 21 अप्रैल को। ठीक है, पंचायती दिवस मैम 24 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस तो बेटा जी 25 अप्रैल को। तो ये आपका पूरा यहां पर क्या है, एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है। जल्दी से बताइए, लिखा है भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन आपका मनाया जाता है। लिखा हुआ है हाथी उत्सव। तो बेटा आंसर आ रहा है आप लोगों की तरफ से कि मैम जयपुर। बिल्कुल सही है, जयपुर को बच्चे हम पिंक सिटी कहते हैं, यानी गुलाबी नगरी। और ये राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी। आप कभी जयपुर घूमने जाओगे तो पूरे का पूरा जयपुर किसका बना हुआ है मैम? पूरा का पूरा जयपुर जो है वो बना हुआ है गुलाबी कलर से। किससे बना हुआ है? गुलाबी कलर से बना हुआ है। अगला बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो सुनिएगा जरा यहां पर। अगर हम बात करते हैं राजस्थान के अन्य त्योहार, राजस्थान में अन्य त्योहार, एक यहां पे गणगौर होता है जिसमें देवी पार्वती जी की और शिव भगवान की पूजा की जाती है। गणगौर ये भी राजस्थान का फेस्टिवल है और बहुत फेमस है बेटा। तीज यहाँ पर होती है, होली यहाँ पे होती है, अक्षय तृतीया यहाँ पे होता है, अक्षय तृतीया। उसके अलावा बेटा यहाँ पर लगता है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला, और ये कहाँ लगता है? पुष्कर राजस्थान के अंदर लगता है, पुष्कर में लगता है। और बेटा इसका समय होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में पुष्कर मेला होता है। और बेटा एक होता है यहाँ पर ऊंट महोत्सव, ये लगता है राजस्थान के बीकानेर में। कहाँ पर होता है ये? बीकानेर राजस्थान के अंदर ऊंट महोत्सव। एक यहाँ पे होता है बेटा आपका नागौर महोत्सव। ये सब कहाँ के महोत्सव हैं? तो आप कहोगे कि मैम राजस्थान के। आप कहोगे कि मैम राजस्थान के। मुझे बताओ कि पुष्कर मेले की खास बात क्या है? पुष्कर मेला इतना ज्यादा फेमस क्यों है? बताइए। पिंक सिटी क्यों कहते हैं? पूरे के पूरे आप जाओगे ना, पिंक कलर का सब में वो रखा है, वो पेंट सारी दुकानों में सब जगह पिंक कलर का पेंट यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो क्यों है पुष्कर मेला फेमस इतना? क्योंकि मैम पशु मेला है और सबसे बड़ा पशु मेला इसको माना जाता है, पुष्कर मेला जो आपका लगता है। आगे सुनिएगा बेटा, अगर मैं बात करती हूं जैसे और फेस्टिवल की कि कजरी कहाँ का उत्सव है, तो बेटा जी जल्दी से बताओ कजरी कहाँ का उत्सव है? लोसूंग कहाँ का उत्सव है? लोसूंग। द्रि उत्सव कहाँ पर होता है? द्रि उत्सव
महोत्सव बताओ, मुझे बताओ बिहू कहाँ पर होता है, मुझे बताओ ट्यूलिप महोत्सव कहाँ पर होता है, ट्यूलिप महोत्सव ये कहाँ पर होता है, अंबुबाची मेला कहाँ पर लगता है, अंबुबाची मेला ये आपका कहाँ पर लगता है। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करते जाना है। देखो अंबुबाची मेला कहाँ पर लगता है, और एक बताना मुझे गुग्गा नवमी कहाँ पर होती है, हॉर्नबिल कहाँ पर होता है, गुग्गा नवमी। उसके बाद बताना बेटा हॉर्नबिल जो आपका फेस्टिवल है वो कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, हॉर्नबिल। ठीक है, और कौन सा हो सकता है, पहले सारा लिख लेते हैं। बगोरिया स्वांग कहाँ पर होता है, बगोरिया स्वांग, एक और लिख लो। ठीक है, बगोरिया स्वांग कहाँ पर होता है, जब याद आ ही गया है तो बगोरिया स्वांग। चलो अब मैं आंसर आपको बताती हूँ और आंसर करती हूँ दूसरे पेन से। जैसे कजरी महोत्सव बेटा ये छत्तीसगढ़ के अंदर होता है, छत्तीसगढ़। उसके बाद में बेटा लोसूंग आपका सिक्किम के अंदर होता है। द्री की अगर मैं बात करती हूं तो बेटा अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में। और बेटा जी बिहू की अगर मैं बात करती हूं तो असम में होता है। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करती हूँ ट्यूलिप महोत्सव की तो ये आपका श्रीनगर में होता है, श्रीनगर में। अंबुबाची मेला आपका असम में लगता है, कामाख्या देवी के मंदिर में। ठीक है, हॉर्नबिल कहाँ पर होता है, नागालैंड में। जल्दी से बताओ गुग्गा नवमी कहाँ पर होती है, जल्दी से बताओ गुग्गा नवमी कहाँ पर होती है, गुग्गा नवमी आपको बताना है। देखते हैं, बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने लिखा है हरियाणा इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही है। और एक मैंने बेटा आपको बताया है बगोरिया स्वांग। ये बगोरिया स्वांग जो होता है ये आपका दो जगह होता है, मध्य प्रदेश में भी और बेटा जी उसके अलावा महाराष्ट्र में भी। मध्य प्रदेश में भी होता है बेटा, और आप कहोगे कि मैम महाराष्ट्र में भी ये आपका सेलिब्रेट होता है। तो इस तरीके से क्या है कि आप भाई जो भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड और भी सारी चीजों को देख लो। कजरी, कजरी तो मैंने लिखा ही नहीं है, कजरी कहां लिखा है यहां पे, अच्छा कजरी, अरे बेटा ये छत्तीसगढ़ में भी होता है। एक फेस्टिवल, कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं जो आपके दो दो जगह पर होते हैं। जो बच्चा बोल रहा है कि नहीं कजरी छत्तीसगढ़ नहीं होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी कजरी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, चेक कर सकते हो, आप इसको चेक कर सकते हो। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, वहां पर भी होता है ये कजरी, कई जगह पर होता है बेटा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में है, चलो बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया मैम, नागपुर में है, नागपुर में है। और अब बात करते हैं एगमार्क क्या होता है, एगमार्क किसको कहते हैं। तो बेटा जी एगमार्क जो है वो एक तरीके का प्रमाण चिन्ह है, यानी सर्टिफाइड सिंबल है। किस चीज का प्रमाण चिन्ह है, तो बेटा जी जो आपके कृषि के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, कृषि या जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी शुद्धता के लिए, उनकी प्योरिटी के लिए इसको लगाया जाता है। जिन पर ये लगा होता है तो ये माना जाता है कि वो चीजें क्या हैं, तो आप कहोगे एग्रीकल्चर मार्क है मैम, एक तरीके का ये कृषि खाद्य पदार्थों पर लगता है जो कि उसकी प्योरिटी को बताता है, ठीक है। और ये पैकेट पे लगा रहता है आपका एग मार्क। तो गुणवत्ता की जांच, मतलब आपकी वस्तु जो आपके घर पे आ रही है वो शुद्ध है या नहीं है, तो ये उस चीज का एक तरीके से आप कह सकते हो सर्टिफाइड जो सिंबल होता है, क्वालिटी सर्टिफिकेट आप इसको कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट, दी गई वायुमंडलीय परतों में किसका घनत्व सबसे कम है। तो बेटा यहां पे क्या पूछा है कि घनत्व सबसे कम किसका है, तो पहले तो आंसर कर लेंगे, तो सबसे कम पूछा है तो सबसे ज्यादा भी बता देंगे। तो आप यहां मुझे बताएंगे सबसे कम किसका है। तो यहां पे बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं मैम एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल इसका आंसर होगा, तो बिल्कुल सही है कि बहिर्मंडल ही इसका आंसर है। अब मैं आपको सारी लेयर्स भी डिस्कस करूंगी। अब यहां पे आते हैं कि सबसे ज्यादा किसका है, तो बेटा जी सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो किसका होता है, सर्वाधिक घनत्व इसमें ऑप्शन में नहीं है, सर्वाधिक घनत्व या मैक्सिमम डेंसिटी होती है बेटा क्षोभ मंडल में,
क्षोभ मंडल, इसको ध्यान रखेंगे। अब आपकी जो वायुमंडलीय परतें होती हैं, ठीक है, और क्षोभ मंडल कैसी परत होती है? सबसे निचली परत होती है, जहां पर हम क्या कह सकते हैं, जहां पर हम रहते हैं या जहां पर मौसमी घटनाएं होती हैं। सबसे निचली परत लिख लेना, सबसे निचली परत है, और यहां पर क्या होती हैं? मौसमी घटनाएं। मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, बारिश, और यहां जहां पर हम रहते हैं, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर जो होती है वो किस मंडल में होती है? ओजोन परत, जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनको पृथ्वी पे आने से रोकती है, उनसे हमारी रक्षा करती है, तो वो किस में होती है ओजोन लेयर? तो मैम वो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। तो कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ये क्वेश्चन बेटा बहुत पूछा जाता है और आपकी ओजोन लेयर यहीं पर होती है। अब हम बात करते हैं मध्य मंडल की। तो बेटा मध्य मंडल जो होता है वो समताप मंडल के ऊपर होता है। मध्य मंडल लिखिएगा समताप मंडल के ऊपर, समताप मंडल के ऊपर होता है। और बेटा आपको मैं ये बता दूं कि ये कैसी परत होती है, तो मध्य मंडल सबसे ठंडी परत होती है, ठीक है, यानी कि आपकी कूल्ड जो है कूल लेयर होती है, सबसे ठंडी परत आपकी कौन सी है? तो आप कहोगे कि मैम बिल्कुल बेटा ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को होता है। बहुत बढ़िया। अब अगला आपकी कौन सी लेयर हम डिस्कस कर लेंगे? तो अब हम डिस्कस करेंगे तापमंडल, ठीक है, जो कि आपका जैसे तापमंडल की जब हम बात करते हैं तो तापमंडल किसके ऊपर होगा? देखो आपकी जो समताप मंडल है, समताप मंडल के ऊपर होता है मध्य मंडल, और बेटा जी तापमंडल किसके ऊपर होती है? मध्य मंडल के ऊपर होती है, मध्य मंडल के ऊपर। और यहां पे भैया नाम है इसका ताप, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता होगा। क्या रहता होगा? तो आप कहोगे कि मैम इसका मतलब है कि यहां पर तापमान बहुत ज्यादा अधिक रहता होगा। यहां पे क्या रहता है? तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा। और एक है आपकी बहिर्मंडल, जिसके बारे में हमारा आंसर था, और ये आपको मैं बता दूं कि यह सबसे कह सकते हो ऊपरी परत होती है जो अंतरिक्ष में धीरे धीरे फैल जाती है। सबसे ऊपरी परत बेटा यही है, सबसे ऊपरी परत होती है और ये धीरे धीरे अंतरिक्ष में फैल जाती है। तो आप यहां पे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव जंतर मंतर? और जंतर मंतर आपको पता है कि बेटा जी किसने बनाया है, और ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो बताइए जल्दी से, आंसर आ रहा है मैम कि यहां पर उज्जैन में नहीं है। नहीं बेटा, इंदौर में नहीं है, इंदौर में नहीं है, जयपुर में है, वाराणसी में है, उज्जैन में है, और आपका नई दिल्ली में है, और बेटा जी इसके अलावा आपका मथुरा में है। यानी 5 जगह पर ये जंतर मंतर क्या है? एक तरीके की वैधशालाएं हैं, वैधशाला हैं ये, वैधशाला। और इनका निर्माण किसने करवाया है? इनका निर्माण बताइए जल्दी से, किसने कराया है? तो आप कहोगे राजा सवाई जय सिंह ने, राजा सवाई जय सिंह ने मैम इनका निर्माण करवाया है। और ये वेधशालाएं हैं जो कि हमें 5 जगह पर देखने के लिए मिलती हैं, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी, ठीक है, दिल्ली और वाराणसी हमें देखने के लिए मिलती हैं। इनका निर्माण करवाया गया था। और बेटा जो आपकी सबसे पहली वेधशाला है वो दिल्ली में है, सबसे पहली वेधशाला ये आपकी कब बनी थी? तो आप कहोगे ये बनी थी 1724, 1724 में। तो आंसर क्या था बच्चे आपका? इंदौर। इंदौर में नहीं है मैम, बाकी जगह पर है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने, ठीक है, इनके आगे मैं द्वितीय लगाना भूल गई हूं, सेकंड। और इन्होंने कहां पर? दिन 5 जगह पर बनाए हैं, ठीक है, इन 5 जगह पर इन वेधशालाओं को बनवाया है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो आप कहोगे कि मैम यहां पर हम कह सकते हैं सिनेमा,
हम कह सकते हैं सिनेमा। और बेटा ये सिनेमा के क्षेत्र में आपका सर्वोच्च पुरस्कार है। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार यानी हाईएस्ट अवार्ड आपका कौन सा है, यही है। और ये किसके लिए दिया जाता है, जिसने सिनेमा में अपना कह सकते हैं कि जो अपना जीवन मतलब एक तरीके से समर्पित कर देता है, डेडिकेटेड कर देता है। अभी मैं बता रही हूँ किस किस को दिया गया। आप कहोगे कि जो भारतीय सिनेमा में जिसने मैम आजीवन योगदान दिया हो, भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान, ठीक है, आजीवन योगदान। बेटा आ रही हूं, अभी किसको दिया गया है सब बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस तो रखो, है ना। मुझे पता है आपको बहुत जल्दी है सारा क्वेश्चन खत्म करने की। तो भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान। और बेटा ये कैसा पुरस्कार है, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार कैसा है, वार्षिक पुरस्कार है। वार्षिक यानी एवरी ईयर ये दिया जाता है। और बेटा अगर मैं बात करती हूं तो कौन देता है, तो भारत सरकार की ओर से मिलता है, भारत सरकार इसको देती है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि आप यहाँ पे पूछेंगे मुझसे कि मैम ये सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, मैं बता चुकी हूँ, सॉरी। अब आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, और ये पहला वाला यानी फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था। आपको जल्दी जल्दी आंसर करते चले जाने हैं। उसके बाद बेटा जी अगर मैं बात करती हूं तो 2018, 2019, 2020, ठीक है, और 2021 और 2022 का मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो बताइए मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। मैम 1969 में ये शुरू हुआ था और पहला किसको दिया गया था, मैम देविका रानी जी को मिला था, और इनको ये 1969 में ही दिया गया था। अब आ जाते हैं कि 2018 में किसको मिला था, तो मैम 2018 में ये अमिताभ बच्चन जी को मिला था, अमिताभ बच्चन जी को मिला था। और 2019 में मैम ये रजनीकांत जी को मिला था। जल्दी से बताइए 2020 में किसको मिला है, 2020 में किसको मिला है, जल्दी से बताइए। तो आप कहोगे मैम आशा पारेख जी को मिला है। और बेटा 2021 में किसको मिला है, तो मैम वहीदा रहमान को मिला है। और अगर मैं आपसे बात करूं 2022 में, तो बेटा जी ये मिथुन चक्रवर्ती जी को मिलेगा, मिथुन चक्रवर्ती जी को ये आपका मिला है। और बेटा जी मिथुन चक्रवर्ती को मिलने वाला ये कौन सा, तो आप कहोगे 54वां आपका अवार्ड है। तो ये आपको सारे मैंने बता दिए। अब इसमें से आप जो है सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं कि भैया पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, पहला कब मिला, और अभी लास्ट आपका कहेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती की। बेटा 2022 में इसकी घोषणा हो चुकी है, 2022 में ही घोषणा हो गई थी इसकी, ठीक है, घोषणा इस टाइम पे हो गई थी कि मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया जाएगा। और 2024 में इनको मिला है, किस कब मिला है, तो मैं मिला है इनको 2024 में। दोनों चीजों में अंतर है कि घोषणा कब हुई थी, तो बेटा घोषणा तो 2022 में ही हो गई थी। और कौन से नंबर का इनको मिला है, तो 54वें नंबर का मिला है। हाँ, इसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं। 2022 वाला 2024 में दिया गया है, ये है इसका मतलब। कब मिला है कि मैम 2022 वाला जिसकी घोषणा हो चुकी थी वो मिला है 2024 में जाकर, ये आप यहां पे समझो, ठीक है। आगे आइए, कौन सी दो नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है, बताइए। यहां पे नदियों की बात आई है और बेटा जी सिंचाई परियोजना यहां पे आपका प्रश्न पूछा है, सिंचाई परियोजना से। ओके, यहां पे आंसर आ रहा है सी और आंसर आ रहा है ए, आंसर आ रहा है सी और आंसर आ रहा है ए। तो बेटा जी गोदावरी और कृष्णा जो बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका आंसर है सी। अगर मैं बात करती हूं बेटा तो ये परियोजना कहां पर है, तो आप कहोगे कि मैम यह जो परियोजना है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 24 मार्च 2016, 24 मार्च 2016 को शुरू की गई थी।
कोश शुरू। ठीक है, अब हम बात करते हैं नदियों के बारे में। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं गोदावरी, तो आपको जानते हैं कि भैया गोदावरी क्या है, तो आप कहोगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी है, सबसे लंबी है। लेकिन अगर पूछा जाए तो आप कहोगे भारत में सेकंड है। जल्दी से बताओ इसका उद्गम कहां से होता है। और बेटा जी गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या बेटा जी इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और इसे दक्षिण की गंगा भी, दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है। और गोदावरी नदी की जब हम बात करते हैं तो कहाँ से निकलती है ये, तो आप कहोगे मैम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। त्र्यंबकेश्वर से आपके नासिक के पास में, वहां से ये नदी ओरिजिनेट होती है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर मैम इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है बेटा, आप कहोगे इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। अब दूसरी नदी है आपकी कृष्णा। कृष्णा नदी की जब हम बात करेंगे तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो आप कहोगे इसका उद्गम मैम पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कृष्णा नदी ओरिजिनेट होती है। और कृष्णा नदी की जब हम बात करते हैं बेटा तो इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां मैम घाट प्रभा है। ठीक है, मूसी इसकी सहायक नदी है कृष्णा की, जिस पर हैदराबाद बसा हुआ है। उसके अलावा कोयना, भीमा, कोयना इसकी सहायक नदी है, भीमा इसकी सहायक नदी है। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। मूसी नदी पर क्या बसा हुआ है, हैदराबाद। अब बेटा जी अगर मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है, कृष्णा नदी, जो बच्चा कह रहा है बेटा कृष्णा नदी तो महाराष्ट्र में है ना, आप इसको लगभग में लिख लिया करो लंबाई। वैसे 1400 किलोमीटर ही दी हुई है, कोई कोई साइड पे 1404 किलोमीटर है। ठीक है, अगर मैं आपसे आगे यहां पर बात करती हूं तो जो बच्चा कह रहा है कर्नाटक वाली जो बात कह रहा है बेटा, वो होगी आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी की जब हम बात करते हैं तो इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी पहाड़ी बेटा कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। ये है आपकी जो आपकी कर्नाटक वाली जो नदी है वो कावेरी नदी है, कृष्णा नदी नहीं है। अगर हम बात करते हैं महानदी जो कि इसमें दे रखा है, तो महानदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप कहोगे सिहाबा नामक पर्वत श्रेणी से, सिहाबा नामक पर्वत श्रेणी से। और ये पर्वत श्रेणी कहां पर है, तो मैम ये पर्वत श्रेणी पड़ती है धमतरी जिले में। पर्वत श्रेणी है धमतरी जिले में, धमतरी जिला, यहां से बेटा आपकी निकलती है ये महानदी। ठीक है, और महानदी की बात अगर हम बात करते हैं तो एक ऑप्शन है नर्मदा, और नर्मदा नदी निकलती है बेटा जी अमरकंटक से। और अमरकंटक कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो ये आपकी नदियां हैं जो ऑप्शन के अंदर देकर रखी हुई थी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी भी अमरकंटक से, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग बताइए। और बेटा जी अगर मैं बात करती हूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, स्थापना हुई थी 1987 में। और बच्चा ये है आपका मुंबई में। अगर आपने बी आंसर किया है तो बिल्कुल सही किया है, अगर आपने बी आंसर किया है तो बिल्कुल सही किया है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहां पर देखने के लिए मिलता है, मुंबई के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये किसके दिमाग की उपज थी, दिमाग की उपज मतलब किसके दिमाग में इसको बनाने का आइडिया आया था, तो आप दो लोगों के नाम लिखोगे, ज्योति पारिक और किरीट पारिक। ज्योति पारिक और बेटा जी किरीट पारिक।
किरीट पारिख, इन दोनों के दिमाग की उपज था ये। और बेटा से इसमें जो आपके किरीट पारिख थे ये इसके प्रथम निदेशक भी बने थे, प्रथम निदेशक। अब यहाँ पे अनुसंधान पूछ लिया है तो आप कहोगे कि और अनुसंधान, जैसे हम देखें अगर मैं आपसे पूछूं भारतीय कृषि अनुसंधान बताइए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बेटा आप खुद जोड़ लेना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। फिर मुझे बताना केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है। फिर मुझे बताना बेटा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर है। फिर मुझे बताना बच्चे राष्ट्रीय डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। फिर बताना केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। फिर बताना भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान बेटा ये कहाँ पर है। तो ये आपको सब बताना है। तो अब देखो अगर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो मैम ये न्यू दिल्ली में है, और अगर गन्ना अनुसंधान की बात करते हैं तो लखनऊ में है, तंबाकू की बात करते हैं तो मैम राजमुंदरी में है, करनाल आपका करनाल हरियाणा में हमारा डेयरी अनुसंधान संस्थान है, करनाल हरियाणा में आपका डेयरी अनुसंधान संस्थान है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पड़ता है, तो मैम ये भी लखनऊ में पड़ता है। और भारतीय मौसम विज्ञान हमारा कहाँ पर है, नई दिल्ली में। बेटा आपका इसके बारे में सुनना, जो भारतीय मौसम विज्ञान है इसका आपका जो संस्थान है पहले ये शिमला में स्थापित हुआ, फिर शिमला से इसको पुणे लेकर गए, और पुणे से आज प्रेजेंट में ये कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। तो कंफ्यूज मत हो जाना, कई साइट्स पे दे रखा है पुणे में है, तो फिर आप कमेंट कर दो कि वो तो पुणे में है, लेकिन एक बार देख लेना कि पुणे में पहले था अब नई दिल्ली में है। ठीक है, अब ये कहां पर है, नई दिल्ली में है। आगे आ जाइए अगला, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। आदि ग्रंथ प्यारे बच्चे जिसे क्या कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। मैम इसी को कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब। और इसका संकलन किसने किया था, इसका कंपाइलेशन किसने किया था, तो वो करने वाले थे मैम गुरु अर्जुन देव जी, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे आज की क्लास में डिस्कस कर चुकी हूं। यानी ये सिख धर्म से संबंधित एक पवित्र पुस्तक है, एक पवित्र ग्रंथ है जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, और इसे गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा संकलित किया गया था। और बेटा जी अगर हम गुरु अर्जुन देव जी की बात करते हैं तो सिखों के 5वें गुरु थे, और ये कब से कब तक थे, तो 1581 से लेकर और बेटा जी 1606 तक ये गुरु के पद पर थे। और 1606 में जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी, क्योंकि इन्होंने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो की सहायता की थी, और इन्होंने ही मैम हरमिंदर साहब की स्थापना भी करवाई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है। बेटा प्राकृतिक संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, जिन्हें मानव उपलब्ध नहीं करवाता, जिसमें वायु है, जिसमें जल है, जिसमें वन है। तो आप क्या कहोगे कि मैम प्राकृतिक संसाधन अगर हम बात करते हैं तो इसकी बहुत अच्छी सी डेफिनेशन मिलती है कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का ऐसा उपहार है जो मानव जाति के लिए उपयोगी होता है, जिनका यूज मानव के द्वारा किया जाता है, जिसमें वायु, पानी, भूमि, वन, कोयला, खनिज पदार्थ ये सब इसमें शामिल होते हैं, और मानव इनका यूज भी कर रहा है। ध्यान रखना, डायरेक्टली नेचर इन्हें हमें प्रोवाइड कराती है, इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में कराया गया था। लाल किला, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, या फिर प्यारे बच्चे आपका
बुलंद दरवाजा। और बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। बेटा अगर मैं बात करती हूं प्रथम विश्व युद्ध की, तो ये हुआ था 1914 से 1918 तक, और इसी बीच में 1915 में गांधी जी भारत में आए थे। और गांधी जी को जो है, गांधी जी ने क्या किया था, आग्रह किया था भारतीयों से कि वो इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें। और क्यों? ताकि अंग्रेजों से फिर वो अपनी बात को कह सके कि भैया हमें आजादी दे दो। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे। बिल्कुल सही है कि मैम इंडिया गेट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इंडिया गेट कहां पर है बेटा? तो इंडिया गेट आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली रात के टाइम अगर जाओ ना इंडिया गेट पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये आज के समय में वर्तमान में कहां पर है? राजपथ रोड पर है। राजपथ रोड पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और बेटा जी अगर मैं बात करती हूं तो इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया था? तो आप कहोगे इसको डिजाइन करने वाला था एडविन लुटियंस। अगर मैं बोलूं तो पूरे दिल्ली को ही एडविन लुटियंस ने डिजाइन कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं। एडविन लुटियंस बेटा इसने इसको डिजाइन किया था। और राष्ट्रपति भवन को भी इसी ने डिजाइन किया था, लुटियन ने ही डिजाइन किया था, इसको ध्यान रखेंगे। अब प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इंडिया गेट का पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था ऑल इंडिया, लिख लीजिएगा, ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल ये इसका पुराना नाम है। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल इसका पुराना नाम है। और बेटा इंडिया गेट का इंडिया गेट का जो निर्माण कार्य पूरा हुआ, निर्माण कार्य पूरा वो हुआ था 1931 में। कब हुआ था बेटा जी? 1931 में। 1931 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। बाकी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूं आपका गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है मैम? तो बेटा गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। ठीक है, कहां पर है? आप कहोगे मुंबई में। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो बेटा इसकी आधारशिला रखी गई थी 1911 में। कब? जब आपका लगा था तीसरा दिल्ली दरबार। तीसरा दिल्ली दरबार लगा था जब यहां पर आया था जॉर्ज पंचम और मैडम क्यूरी। जब भारत में आए थे आपका जॉर्ज पंचम भारत आया था और मैडम क्यूरी यहाँ पे इसके साथ आई थी। तो इनके आने की खुशी में ये गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, जिसकी आधारशिला 1911 में रख दी गई है। हाँ बेटा, राजपथ रोड का नाम बदलकर कर्तव्य लिख लेना, वो तो आपको पता ही है। ये तो एक एड्रेस है, आप इसको छोड़ दो, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा कि किस रोड पर है। देखो, तो आधारशिला कब रखी गई थी मैम? 1911 में। और कार्य कब पूरा हुआ, पूर्ण कब हुआ? तो बेटा जी पूर्ण हो गया था ये 1924 में। ठीक है, और बुलंद दरवाजा कहां पर है? तो बेटा जी बुलंद दरवाजा आपको देखने के लिए मिलेगा फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका आगरा में। और आगरा कहाँ पड़ता है? यूपी में। इसका निर्माण 1575 में किसने कहा था? तो 1575 में इसका निर्माण करने वाला था बेटा जी अकबर। मैम आप कल की क्लास में एक शायरी सुनाने वाली थी, चलो आज तुम्हें एक मोटिवेशनल लाइन सुनाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन हो सकता है बीच में भूल जाऊं, है ना, मुझे याद नहीं रहती है। देखो, मैं आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुनाऊंगी, शायद आपको उससे मोटिवेशन भी मिल जाए। ये आपका शुरू करते हैं कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता खुद बनाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता खुद बनाना है। ठीक है, हमें रास्ता खुद बनाना है। रुक जाइए, हाँ, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो फिर गलत बात है। तो मंजिल मिलना या ना मिलना ये ठीक है कि मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं? मुकद्दर को भी बदल देते हैं, किस्मत को भी बदल देते हैं। ठीक है, ये आपके लिए है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पता नहीं मैंने कैसे पूरी सुना दी, वरना मुझे याद नहीं रहती है। ठीक है, आगे आइएगा। अगला
मुझे बहुत अच्छी लगी ये लाइन, बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी सही बात है इसमें कि कोशिश तो करनी ही चाहिए। अगर हम कोशिश भी नहीं कर रहे दिल से तो फिर हम मुकद्दर को भी नहीं बोल सकते कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। लोग रोने बैठ जाते हैं कि भैया मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बिल्कुल कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया है कि मैम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें लिखा है 6 आधिकारिक भाषाएं। इनमें से 6 तो होती हैं लेकिन 2 ही ऑफिशियल तरीके से ज्यादातर यूज होती हैं। और आपने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया है कि मैम चीनी नहीं होगी, मतलब चाइना की जो भाषा मतलब चीनी ये नहीं होगी। बाकी आपकी जापानी होगी, उर्दू होगी, हिंदी होगी। और बाकी कौन सी हैं? तो बेटा एक लिखना अरबी, एक लिखना अंग्रेजी और एक लिखना फ्रेंच। एक लिखना फ्रेंच, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच। सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। चाइना होगी, चीनी तो होगी, सॉरी, चीनी होगी, जापानी नहीं होगी, उर्दू नहीं होगी, हिंदी नहीं होगी। और कौन कौन सी होंगी? तो लिखिएगा अरबी, अरबी भाषा, सॉरी बेटा गलती से निकल गया। अंग्रेजी होगी, फ्रेंच होगी, रूसी होगी, स्पेनिश होगी। और बेटा जी ये आपकी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और एक हो गई चीनी। सॉरी बेटा गलती से निकल गया कि चीनी नहीं होगी, सॉरी माफी चाहूंगी। अब इनमें से क्या होता है? केवल 2 भाषाओं का प्रयोग होता है, केवल 2 भाषाओं का ज्यादातर, सॉरी केवल, ओहो ये इरेजर ना कभी कभी बहुत काम खराब करती है। फ्रेंच, केवल 2 भाषाओं का प्रयोग कार्यकारी कार्यों में, ऑफिशियल फंक्शंस में होता है, जो आपकी होती है अंग्रेजी और फ्रेंच। बिल्कुल जो बच्चे बोल रहे हैं अंग्रेजी और फ्रेंच वो सही बोल रहे हैं। इसी बात पर बताओ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी और संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहां पर है? बताइए जल्दी से, जल्दी से। बहुत बढ़िया मैम, 24 अक्टूबर 1945 इसकी स्थापना हुई थी। और बेटा इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। शाबाश, न्यूयॉर्क के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम से स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। यदि लोगों को एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? मैम सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैम आर्टिकल 29 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, 29 मतलब जो माइनॉरिटीज होते हैं, और अल्पसंख्यक भी कैसे होने चाहिए? भारतीय नागरिक जो होते हैं, भारतीय नागरिक, उनके अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं।
तो उसमें इनको क्या कहा गया है कि ये अपनी लिपि, अपनी भाषा मतलब स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और कल्चर यानी संस्कृति, इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। इसका इनको पूरा अधिकार है और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं पर फिर क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना यहां पर की जा सकती। बेटा एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना बेटा। सॉरी बेटा माफ़ी चाहूँगी, आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, मुझे आज सुबह से वॉमिटिंग की दिक्कत हो रही है और वही प्रॉब्लम हो गई। ये क्वेश्चन मैं लास्ट करूँगी आज, बाकी चीज़ें आपको कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। माफ़ी चाहती हूँ आपसे, मैं बस क्लास मिस नहीं करना चाहती थी क्योंकि आपका पेपर है। तो ये आपका आर्टिकल 29 है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि इसमें आर्टिकल 30 में कहा गया है कि वो शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, मतलब अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी स्क्रिप्ट को जो है अपने बच्चों को सिखाने के लिए। तो अगर यहाँ पे उनको नहीं दिया जाएगा ये वाला राइट तो आर्टिकल 30 का वायलेशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। और अगर मैं आपसे बात करती हूँ राइट टू फ्रीडम यानी कि रिलीजन के लिए फ्रीडम, तो ये दिया गया है आर्टिकल 25 से 28 तक। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। मैं शॉर्ट में आपको इसका पूरा एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आर्टिकल 25 की बच्चे बात करती हूं तो आर्टिकल 25 में कहा गया है कि आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, जो भी धर्म आपको अच्छा लगता है एक्सेप्ट करो, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रचार प्रसार यानी कि प्रोपोगेशन आप कर सकते हो, ये भी आपको अधिकार है। अपने धर्म के हिसाब से आप उपासना यानी कि वर्शिप यानी कि पूजा पाठ कर सकते हो, लेकिन आप किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, आप किसी के भी रिलीजन को चेंज नहीं करवा सकते, ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार बेटा जी नहीं है। और बेटा आपको बता दूं कि इसी आर्टिकल में जो आपने देखा होगा कि सिख लोग क्या रखते हैं, सिख लोग बेटा कृपान रखते हैं, तो कृपान जो रखने का उनको अधिकार दिया गया है वो इसी आर्टिकल के तहत दिया गया है। और बेटा एक होता है आर्टिकल 26, तो आर्टिकल 26 जो स्वतंत्रता है ये किसी व्यक्ति को नहीं दी गई है, बल्कि ये स्वतंत्रता दी गई है धार्मिक संप्रदायों को यानी रिलीजियस डेनोमिनेशंस को दी गई है। और धार्मिक संप्रदाय किसको कहते हैं, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो रामकृष्ण मिशन बेटा, जिसमें एक ही धर्म के लोग होते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है, उनका पर्टिकुलर एक नाम होता है, उसको कहते हैं धार्मिक संप्रदाय। अगेन बोलती हूं, जिसमें एक ही धर्म के लोग होते हैं, एक ही उद्देश्य होता है। और प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका जो क्या कहते हैं, ये लोग उसमें अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपनी और ब्रांचेस खोल सकते हैं, सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा आर्टिकल 27 कहता है कि भैया किसी भी तरीके का धार्मिक कर आप नहीं ले सकते, आप किसी भी तरीके का रिलीजियस टैक्स नहीं ले सकते, आप शुल्क ले सकते हो, आप फीस तो ले सकते हो, लेकिन आप जो है टैक्स नहीं ले सकते। जैसे पहले के समय पर जजिया कर लिया जाता था वो नहीं ले सकते।
क्या ले सकते हैं? शुल्क ले सकते हैं। मैम शुल्क और टैक्स में क्या अंतर होता है? बेटा शुल्क आपको, फीस आपको तब देनी होती है जब आप सर्विसेज लेते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूं आर्टिकल 28 की, तो इसमें कहा गया है कि जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, इनमें आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो कौन से? बेटा जो सरकारी होते हैं, जिनमें सरकार का पैसा लगा होता है, यहां पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, यहां पर आप पर्टिकुलर किसी रिलीजन की एजुकेशन नहीं दे सकते। ये सीधा इसमें बोला गया है, ये काम आप नहीं कर सकते, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। और क्या दे रखा है उसमें? स्वतंत्रता का अधिकार बेटा आर्टिकल 19 में है। अब आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। जरा इस पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो। आर्टिकल 19 के 1 का ए कहता है कि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम आपको दी गई है। और स्पीच एंड एक्सप्रेशन बेटा जी कब होता है? जैसे इसके अंदर आएगा प्रेस की स्वतंत्रता, इसके अंदर आएगा झंडा फहराने की स्वतंत्रता छत पर, इसके अंदर आएगा क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके अंदर आएगा राइट टू स्पीक कॉमर्शियल स्पीच यानी वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो वो सब इसमें आता है। दूसरे में क्या आएगा बेटा? 19 के 1 के बी में बेटा जी सम्मेलन, लेकिन सम्मेलन कैसे होने चाहिए? कॉन्फ्रेंस कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसा नहीं कि आप चाकू बंदूक लेकर बैठ जाओ और बोलो हम तो सम्मेलन कर रहे हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चे 19 के 1 का जो सी है, इसमें क्या कर सकते हैं? संघ एवं संगठन बना सकते हैं, यूनियन एंड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म्ड कर सकते हैं। और इसके अंदर आगे हम बात करते हैं 19 के 1 का डी, तो इसमें भ्रमण की स्वतंत्रता है, यानी कि आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं पर भी घूम फिरने का मतलब है भारतीय क्षेत्र के अंदर, केवल आप भारत के अंदर की मैं बात कर रही हूं। और उसमें भी बेटा अगर मैं बात करती हूं तो भारतीय क्षेत्र के अंदर उन जगह पर आप नहीं जा सकते जहां पर जाना मना होता है, ठीक है। और 19 के 1 का ई में क्या है? तो इसमें बेटा जी निवास की स्वतंत्रता है, इसमें आप भारतीय क्षेत्र में कहीं भी जाकर रह सकते हो, वही रिस्ट्रिक्शंस हैं जो 19 के 1 के डी में है। फिर आपका 19 के 1 का जी, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यवसाय या आप व्यापार कर सकते हो, अगर आपके पास उस चीज को करने की एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा लास्ट आपका दिया गया है समानता का अधिकार, लास्ट दिया गया है समानता का अधिकार। और इसको करने के लिए आप जल्दी जल्दी मुझे बताते चले जाओगे, जल्दी से मैं बता देती हूं। आर्टिकल 14 में क्या है? तो आप कहोगे विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण है मैम, विधि के समान संरक्षण, ठीक है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। बताओ आर्टिकल 15 में क्या है? तो इसमें कहा गया है भेदभाव का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि आप इसको थोड़ा सा सुन लें कि भेदभाव का प्रतिषेध किस आधार पे? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या करना है? भेदभाव का प्रतिषेध कहां पर? सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस पर, जैसे मंदिर, सड़क, रेल, बस, ठीक है, और आपके पार्क, आपकी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, इस जगह पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और आर्टिकल 16 में बेटा इसमें कहा गया है नियोजन में अवसर की समता। नियोजन कौन सा बेटा? लोक नियोजन, यानी जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं इनके अंदर मिलनी चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। और यहाँ 6 ग्राउंड्स हैं कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और बेटा जी उद्भव और निवास के आधार पर किसी के साथ सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और बेटा अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की, तो इसमें कहा गया है कि अबॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अबॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और बेटा जी आर्टिकल 18,
इसमें कहा गया है उपाधियों का अंत, यानी अबॉयलेशन ऑफ टाइटल्स, जैसे राजा, जैसे लॉर्ड, जैसे सरदार, जैसे महात्मा। लेकिन इसके दो अपवाद हैं, इसके दो यहां पर अपवाद हैं, और वो क्या क्या है? सेना और बेटा जी विद्या। यानी मिलिट्री और एकेडमिक में आपको यहां पर आप टाइटल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइटल आपको अपनी मेहनत से मिलता है, ठीक है। और बाकी टाइटल्स क्यों हटाए गए? क्योंकि हमारा संविधान समानता की बात करता है। और ये आपकी क्लास खत्म करती हूं मैं, और आपको इस क्वेश्चन का होमवर्क मुझे देना है आंसर। इसका आंसर आपको देना है होमवर्क में। कल क्लास यहीं से शुरू होगी, कल को क्लास को मैं यहीं से शुरू करूंगी। माफी चाहूंगी, आपको बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई मेरी वजह से, गर्मी शायद बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। और अगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले प्रैक्टिस सेट के बच्चे हैं तो बेटा आज वो प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, मैंने उसको पहले ही हटवा दिया था क्योंकि मेरी तबीयत आज सही नहीं है। तो आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। कल क्लास होगी, सेम टाइम पर हम मिलेंगे और इसी क्वेश्चन के साथ मैं क्लास को शुरू करूंगी। धन्यवाद बच्चों।